मोशन इन द लिफ्ट। तो लिफ्ट में एक पर्सन खड़ा हुआ है, द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। तो अब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट केस है। व्हेन द लिफ्ट इज राइजिंग वर्टिकली विद द एक्सेलरेशन ए। तो देखो ये पर्सन का वेट mg वो नीचे की तरफ काम करेगा एंड r विल एक्ट अपॉन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो व्हेन इट्स मूव वर्टिकली विद द एक्सेलरेशन a, जब वो ऊपर जा रहा है तो r का वैल्यू ज़्यादा होगा mg से, तो r ग्रेटर देन mg। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, r माइनस mg, यही है रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज इक्वल टू ma। और r इक्वल टू आ गया कितना, m इंटू जी प्लस ए। अब यही लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रहा है सेकंड केस में, व्हेन द लिफ्ट गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद द एक्सेलरेशन ए। जब वो नीचे आ रहा है तब द वेट ऑफ द पर्सन mg इज ग्रेटर देन द रिएक्शन ऑफ द लिफ्ट, सो mg ग्रेटर देन r। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, mg माइनस r, दैट इज इक्वल टू ए नेट फोर्स है, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, और आर इक्वल टू आ गया एम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, ये दो केस है। अब एक कंडीशन फॉर वेटलेसनेस। कंडीशन फॉर वेटलेसनेस कैसे होता है ना, एक लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, फ्री फॉल कर रहा है मतलब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वल है, जी का इक्वल है। तो नीचे जब आ रहा है लिफ्ट का इक्वेशन कैसे, नीचे के आने से इक्वेशन कैसा होता है, आर इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। तो ए के जगह पे हम जी पुट कर दिए तो रिएक्शन हो गया पूरा जीरो। तो रिएक्शन अगर जीरो है तो वो पूरा अपने आप को वेटलेस फील करेगा, ठीक है। अब और एक कंडीशन देखो, सुपर वेटलेसनेस। सुपर वेटलेसनेस मतलब वही लिफ्ट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड्स आ रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा है। तब क्या होगा, ही विल डिटच फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, और लिफ्ट जैसे जैसे नीचे आता जाएगा उसका सिर एकदम लिफ्ट का जो टॉप है वहाँ पे टच करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा देखो, दैट पर्सन्स वेट mg वो डाउनवर्ड्स काम कर रहा है mg, और रिएक्शन भी नीचे की तरफ काम कर रहेगा ना, रिएक्शन नीचे की तरफ काम कर रहा है क्योंकि mg इधर है तो रिएक्शन इधर होगा। तो r प्लस mg एक ही डायरेक्शन पे काम कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स का इतना हो जाएगा r प्लस mg। तो r प्लस mg इक्वल टू आ गया ma, और r इक्वल टू आ गया m इंटू ए माइनस जी, ठीक है। यही होता है सुपर वेटलेसनेस का कंडीशन, ठीक है। अब अगर लिफ्ट रेस्ट में है और कहीं मूविंग यूनिफॉर्मली है, मतलब सेम वेलोसिटी, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो किसी भी इक्वेशन पे r इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, और ऊपर जाता हुआ इक्वेशन r इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, किसी में भी a को ज़ीरो बैठा दो, एक्सेलरेशन को ज़ीरो बैठाओगे तो यहाँ भी r इक्वल टू एम जी हो जाएगा, यहाँ भी r इक्वल टू एम जी हो जाएगा। मतलब ये तब वो ऐसे फील करेगा कि वो अर्थ में जैसा अपना वेट फील करता है वैसे ही फील करेगा। तो रिएक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द मैन, सो द मैन फील्स द सेम एज व्हेन एट रेस्ट ऑन द अर्थ। अर्थ में उसका जितना वेट होगा वही लिफ्ट के अंदर भी वैसे ही फील होगा, ठीक है, अगर ये लिफ्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे ऊपर या नीचे जा रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, ए का मास है m1, बी का मास है m2। m1 u1 वेलोसिटी से जा रहा है और m2 ut वेलोसिटी से जा रहा है। तो यहाँ u1 ग्रेटर देन u2 है, तो कुछ देर बाद उन लोगों का एक इम्पैक्ट होगा, यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है,
तो इम्पैक्ट के बाद वो इम्पैक्ट का टाइम है डेल्टा टी टाइम दैट इज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, और उसके बाद उसका वेलोसिटी हो गया ए का वेलोसिटी हो गया इम्पैक्ट के बाद v1 और बी का वेलोसिटी हो गया v2। तो अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी का मोमेंटम चेंज कितना होगा। बी का मास है m2, बी का फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी u2, तो m2 v2 माइनस u2 बाई डेल्टा टी हो गया। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका हुआ, बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस लिए हुआ, क्योंकि यही फोर्स ए बी के ऊपर अप्लाई कर रहा है, इसी में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स एग्जर्टेड बाय ए ऑन बी कितना होगा, F1 इक्वल टू यही वैल्यू m2 v2 माइनस u2 बाई डेल्टा टू। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ए का मास है m1, ए का फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी u1, तो v1 माइनस u1 बाई डेल्टा टी हो गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, वो उसी के ऊपर फोर्स होगा। तो ए का ऊपर फोर्स कौन दे रहा है, बी, तो फोर्स एग्जर्टेड बाई बी ऑन ए इक्वल टू हो गया इतना, यही वैल्यू। अब देखो ये एक इसको थोड़ा समझाने के लिए सेपरेट करके दिखाए हैं, ठीक है। ए बी के ऊपर F1 और बी ए के ऊपर F2 ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ के द्वारा कितना होगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, F1 इक्वल टू माइनस F2, तो F1 बैठा दिए, F2 बैठा दिए, तो ये टी कट गया, तो m1 v1 इक्वल माइनस m2 u2 यहाँ से आ गया, या माइनस m1 v1 प्लस m2 m1 u1 आ गया। तो इसको इधर क्या आ जाओ, तो हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें बताता है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन द सिस्टम ऑफ ए बॉडीज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट। मतलब बाहर से अगर कोई फोर्स अप्लाई ना हो तो एक कोई ऑब्जेक्ट का आप माने बिफोर एंड आफ्टर टोटल मोमेंटम उसका एक ही रहेगा। मतलब कल इम्पैक्ट के पहले टोटल मोमेंटम जितना था, इम्पैक्ट के बाद भी टोटल मोमेंटम उतना ही रहेगा। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।